हाँ, इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे सेपरेशन ऑफ लॉसेस एंड लॉसेस। सेपरेशन मीन्स जैसे एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। पहले तो अपन ये करेंगे कि एडी करंट लॉसेस होते क्या है, किस टाइप से होते हैं, जो मैंने पहले अपने लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में भी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। और टोटल यदि कोर लॉसेस इन दोनों को बोलते हैं तो उन दोनों को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। जब कैलकुलेशन करते हैं या डेटा गिवन हो तो दोनों लॉसेस को अलग अलग कैसे किया जा सकता है, कोर लॉस के दो कंपोनेंट्स को डिवाइड कैसे किया जा सकता है, पहला ये डिस्कस करेंगे। और फिर इस टॉपिक में पर यूनिट वैल्यूज पे डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर या इलेक्ट्रिकल मशीन्स या फिर पावर सिस्टम में अपन जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो पर यूनिट वैल्यूज गिवन होती हैं, तो पर यूनिट वैल्यूज होती क्या है और उससे कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं और पर यूनिट वैल्यूज कैलकुलेट कैसे की जाती हैं और पर यूनिट वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, डेफिनेटली विल लर्न ए लॉट। सो सेपरेशन, पहले एट कोर लॉसेस। कोर लॉसेस को दूसरा जो नाम होता है उसको आयरन लॉसेस भी बोलते हैं, आयरन लॉसेस। तीसरा जो आयरन लॉसेस को कॉन्स्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं, कॉन्स्टेंट लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर में मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते, इसलिए स्ट्रे लॉसेस जो होते हैं वो भी कोर लॉसेस ही होते हैं यहाँ पे। सो कॉन्स्टेंट लॉसेस, कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस, ये सारे एक ही टाइप के लॉसेस होते हैं, एक ही लॉसेस होते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, कोर लॉस में दो कंपोनेंट होते हैं। यदि मैं पावर करता हूं कोर लॉसेस तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हिस्टैरिसीस प्लस एडी, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस बीएच कर्व से निकाले जाते हैं। बीएच कर्व एक डिफाइन होता है, वो उसका जो एरिया होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस के इक्विवेलेंट होता है। अपन ने अलग से एक लेक्चर लिया है जिसमें बीएच कर्व को डिफाइन किया है। बीएच कर्व होता है कैसे ड्रॉ किया जाता है और वो कैसे लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये बीएच कर्व से आप जो है वो और क्लियरली समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे इसको दोबारा से थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस, ये अपन बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉसेस ये होता है रिवर्सल ड्यू टू reversal of magnetic field in iron core या core material। रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कोर मटेरियल। आप देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर की ये कोर है और कोर पे वाइंडिंग लपेट रखी है आपने, कोर पे वाइंडिंग कर रखी है, कोर पे वाइंडिंग कर रखी है और वाइंडिंग को आपने बाहर से सप्लाई दे रखी है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से ड्रॉ करूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये वाइंडिंग अपन ने बाउंड कर रखी है और वाइंडिंग में अपन ने बाहर से सप्लाई दे रखी है, ये बाहर से अपन ने सप्लाई दे रखी है, ये वाइंडिंग है और इस पे सप्लाई दे रखी है। सप्लाई एसी होती है, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है, एसी पे काम करता है। और ये अपन ने सप्लाई दे रखी है, ओके, और ये लोड लगा रखा है। लोड लगा रखा है या नहीं लगा रखा, दोनों ही केस में कोर लॉस होता है और वो कांस्टेंट होता है, वो वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, वो लोड डिपेंडेंट नहीं होता है, करंट डिपेंडेंट नहीं होता है। यदि एक्साइटेशन दे रखा मतलब सोर्स जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर में तो कोर लॉसेस होता रहेगा। सोर्स जुड़ा हुआ मतलब ये यदि ऑन है तो डेफिनेटली कोर लॉस है। कोर लॉस
वोल्टेज डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट, नॉट लोड डिपेंडेंट, नॉट लोड डिपेंडेंट, लोड पे डिपेंड नहीं करता है, ये कोर लॉस होता है। ओके, हिस्टेरिसिस लॉस, कोर लॉस के दो रेडी और हिस्टेरिसिस दो टाइप के लॉसेस होते हैं। पहले अपन हिस्टेरिसिस लॉस को पढ़ते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यदि अपन ऐसे एसी सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एल से रिप्लेस करते हैं, एल सेल्फ इंडक्टेंस होता है। मीन्स इसकी वेवफॉर्म जो है वो करंट जैसी होती है, फ्लक्स की वेवफॉर्म और करंट की वेवफॉर्म एक जैसी होती है। ये फ्लक्स की वेवफॉर्म है, पहले वाली करंट की वेवफॉर्म है। ओके, तो एक ही जैसी वेवफॉर्म होती है। मीन्स ये अल्टरनेटिंग होता है। मीन्स आधी बार पॉजिटिव रहता है, आधी बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मीन्स हाफ साइकिल पॉजिटिव रहता है, हाफ साइकिल नेगेटिव रहता है। तो मीन्स कहने का मीनिंग होगी कि आधी बार तो फ्लक्स यूं फ्लो होता है कोर में से, और अगली आधी साइकिल में फ्लक्स यूं फ्लो होता है। आधी बार फ्लक्स यूं फ्लो होता है, आधी बार फ्लक्स यूं फ्लो होता है, आधी आधी बार होता है दोनों डायरेक्शन में। जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई है तो एक साइकिल 20 मिली सेकेंड की होती है, उसमें 10 मिली सेकेंड यूं क्लॉकवाइज चलता है, 10 मिली सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये डायरेक्शन चेंज करता रहता है, यूं 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 यूं। तो ये चेंज करने का अपोज करता है मटेरियल, और अपोजिशन ये होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से, जो बीएच कर्व में अपन ने समझा होगा। जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कम होता है उसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, उसका बीएच कर्व का एरिया कम आता है। जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है उसका बीएच कर्व का एरिया ज़्यादा आता है, उसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वो परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है। एक बार मैग्नेटाइज कर दे, रेजिडुअल ज़्यादा होगा तो वो मैग्नेटाइज ही रहेगा, लेकिन जिसका रेजिडुअल कम होगा उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो मैग्नेटिज्म कम रहता है उसमें। जिस डायरेक्शन में एक बार कर देते हैं उधर उतना बचा नहीं रहता। 100% कर देते हैं तो 10-15% ही बचता है, बाकी का गायब हो जाता है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ये सॉफ्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती हैं। तो ये इसमें एक बार फ्लक्स यूँ चलता है और दूसरी बार यूँ चलता है, तो कुछ ना कुछ रेजिडुअल रह जाता है। उस रेजिडुअल को उल्टी डायरेक्शन में फ्लक्स जो फ्लो करने के लिए रेजिडुअल को पहले जीरो करना पड़ता है। उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, एक फोर्स की जरूरत होती है, और वो एक लॉस ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बीएच कर्व से डिफाइन किया जाता है। बीएच कर्व जो है वो ऐसे डिफाइन होता है। बीएच कर्व जो है वो ये रेजिडुअल है, ये रेजिडुअल फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये ऐसे बीएच कर्व का एरिया होता है। ये एरिया ऑफ बीएच कर्व होता है, ये लॉस को डिनोट करता है। ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। यदि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका बीएच कर्व ऐसे होगा, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका बीएच कर्व ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा। ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, ये इसका सॉफ्ट वाले का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये B0। तो इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कम है। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जहाँ कम होता है वहाँ पे लॉसेस भी कम होते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है वहाँ लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बीएच कर्व का एरिया रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से एरिया बढ़ता है या घटता है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का कम होता है। इसलिए आयरन जो है, कास्ट आयरन जनरली यूज करते हैं, सिलिकॉन कंटेंट इसमें ऐड करके यूज करते हैं, जिसका ये एरिया कम होता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोबेबिलिटी भी बेटर होती है, इसलिए फ्लक्स कैरी भी कर सकता है। इसका सैचुरेशन लेवल भी अच्छा लेवल पे होता है, और दूसरा रेजिडुअल कम होता है, जिससे ये कि इसका जो है हार्ड मैग्नेटिक का सैचुरेशन लेवल और पीक वैल्यू उतनी है, और इसकी भी हार्ड लेवल और पीक वैल्यू उतनी है। बस रेजिडुअल कम होने की वजह से एरिया कम हो गया, एरिया कम होने से इसमें लॉसेस कम होता है। ओके, लॉसेस कम होता है। ऐसे करके अपन हिस्टेरिसिस लॉस को डिफाइन करते हैं।
हिस्टेरेसिस लॉस रिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्सल ऑफ फ्लक्स की वजह से एक मटेरियल का अपोजिशन होता है और अपोजिशन की वजह से जो है लॉस हो जाता है। इसको अपन यदि डिफाइन करें तो हिस्टेरेसिस जो लॉस जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो कोई फैक्टर के इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू बी रेज टू पावर एक्स इंटू वॉल्यूम वी, वी नॉट वोल्टेज इन द वॉल्यूम, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पे बी रेज टू पावर एक्स जो है, ये एक्स जो होती है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है और इसकी वैल्यू 1.5 से लेके 2.5 तक के लिए होती है। आयरन के लिए एक्स की वैल्यू 1.6 होती है, लेकिन अपन कैलकुलेशन में लिए कैलकुलेशन के लिए x की वैल्यू 1.5 ही लेते हैं, जिससे इसकी पावर जो है b की पावर 1.5 का मतलब 3/2 हो जाए, जो 3 इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी के में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हिस्टेरेसिस, ये था आपका हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या किया है, एक तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, फिर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल में, पहली बात है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है तो मशीन्स में सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनी जाती है। दूसरा, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिका कंटेंट ऐड कर देते हैं, 2 से 3%, मैक्सिमम 4-5% सिलिका कंटेंट ऐड कर सकते हैं किसी भी आयरन में, तो सिलिकॉन स्टील बन जाता है और उसमें हिस्टेरेसिस जो है वो कम होता है। फिर क्या करते हैं, हिस्टेरेसिस को और ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा सिलिका कंटेंट भी ऐड नहीं किया जा सकता है, तो कार्बन स्टील जो बनाते हैं इसमें कार्बन के 2% जो है कंटेंट ऐड कर देते हैं। ऐसे करके अपन हिस्टेरेसिस लॉस को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए और कोई अपन जो है ज़्यादा कोई जो अच्छा मेथड नहीं है। ओके, ये दो ही मेथड है कि सिलिका कंटेंट और कुछ कार्बन कंटेंट ऐड कर देते हैं, सिलिकॉन स्टील बन जाता है, उसका हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होता है। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, जो आयरन एक अच्छा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और इजीली अवेलेबल है और लो कॉस्ट है। तो इन सारे जो पैरामीटर और प्रॉपर्टी होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, 99% इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं वो सॉफ्ट आयरन से बनी होती है, आयरन से बनी होती है। चाहे कितनी भी जो है कॉस्टली मशीन हो या जो है लो कॉस्ट मशीन हो, केवल क्या करते हैं, फ्लक्स कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि कम से कम मटेरियल यूज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशीन काम करे, ज़्यादा उसकी पावर रेटिंग हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस आयरन को उसके ग्रेन्स ओरिएंट कर देते हैं, तो फ्लक्स कैरिंग कैपेबिलिटी या परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ग्रेन ओरिएंटेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक तो हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन प्रोसेस होता है, एक होता है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। इसमें तो हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, एक होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ये दो टाइप की सिलिकॉन बड़ी पावर की मशीन से काम आ जाती है, जिसमें क्या होता है मटेरियल कम लेना पड़ता है और रेटिंग बढ़ जाती है। कम मटेरियल को यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स कैरिंग कैपेबिलिटी अपन दे सकते हैं। इस टाइप की मशीन से अपन जो है यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड में सिलिकॉन जो है सिलिका ऐड करके आयरन में और उसको हॉट करके गर्म करके रोलर्स उस पर रोलिंग करते हैं, और रोलिंग करने से उसके ग्रेन्स पे स्ट्रेस आ जाता है, मटेरियल पे स्ट्रेस आता है, तो ग्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होने की कोशिश करते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कॉस्ट भी कम आती है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा ग्रेन का ओरिएंटेशन नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल हीट अप होता है और हीट अप होने की वजह से जो है हीट की वजह से वो डायनेमिक्स जो है ज़्यादा रहती है ग्रेन्स में, और डायनेमिक्स ज़्यादा रहने की वजह से ओरिएंटेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता और परमानेंट नहीं हो पाता। तो ज़्यादा नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता। जिसके लिए दूसरा एक मेथड है, इसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। कोल्ड रोलिंग एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को ठंडा रख के और उस पर रोलिंग की जाती है। बस उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से उसके ग्रेन्स होते हैं वो ओरिएंट हो जाते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और परमानेंट टाइप के ओरिएंटेशंस आ जाते हैं, जिससे उसकी परमेबिलिटी और फ्लक्स कैरिंग कैपेबिलिटी जो होती है आम मटेरियल से कई गुना बढ़ जाती है।
तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और मटेरियल जितना अपन इस प्रोसेस में करते हैं उसका केवल 5% मटेरियल ही फाइनल फॉर्मेट में, फाइनल जो कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी के में मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो मटेरियल यूजलेस हो जाता है। इसलिए इसकी टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग, जो मटेरियल फाइनल मटेरियल आपको मिलता है उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बड़ी साइज की जो बिगर मशीन्स होती हैं, बिग साइज की मशीन्स होती हैं, मेगावाट कैपेसिटी की, 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट की कैपेसिटी की जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे इंडक्शन हो, चाहे सिंक्रोनस हो, वो सारी की सारी कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील से बनी हुई होती है। ओके, तो ये था आपका हिस्टैरिसीस लॉस। अब अगर बात करते हैं आडी करंट लॉस, आडी करंट लॉस। ये आडी करंट, आडी एक ग्रीक वर्ड है। आडी जो होते हैं ग्रीक वर्ड होता है और इसका मीनिंग होता है रिंग। ग्रीक में रिंग सेरेमनी को एडी सेरेमनी बोलते हैं। ग्रीक में रिंग सेरेमनी होती है ना, शादी सगाई, उसको एडी सेरेमनी बोलते हैं। मतलब ग्रीक वर्ड है ये। आडी का मतलब रिंग होती है, रिंग। रिंग शेप में वो करंट प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे होता है ये कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल है, और कोर मटेरियल में जब फ्लक्स जो है जाता आता रहता है तो फ्लक्स में वेरिएशन आता है। तो एक फ्लक्स में जो ये कोर होता है, कोर के ऊपर एक वाइंडिंग लपेटी हुई होती है, वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होती है, कोर पे वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग में भी फ्लक्स में वेरिएशन आता है तो वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वाइंडिंग में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज E2 आ जाता है और इधर वोल्टेज E1 आ जाता है। तो डेफिनेटली जब वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है तो कोर भी तो एक कंडक्टिव मटेरियल है। आयरन भी एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। हाँ, कंडक्टिविटी कॉपर की कंपेरिजन में कम होती है, लेकिन अच्छी कंडक्टिविटी होती है इवन दो। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि कोर में भी ऐसे वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है दो टर्मिनल के बीच में, और वोल्टेज की वजह से वहाँ पे करंट सेटअप हो जाती है, और ये करंट काफ़ी बड़ी अमाउंट में होती है क्योंकि कोर एक सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड बड़ा पीस है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इससे आरडी करंट से एक लोकल करंट सेटअप हो जाती है रिंग के फॉर्मेट में, गोल गोल करंट सेटअप हो जाती है कोर के अंदर। तो ये लॉसेस करती है। लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं कि कोर को ऐसे काट देते हैं। तो काट देने से क्या होता है कि कोर में जो एडी करंट का जो पाथ होता है, अब ये जो है पहले एडी करंट जब यूं थी, पहले एडी करंट यूं थी, अब ये यूं नहीं रहेगी, इसमें एडी रहेगी, इसमें भी एडी रहेगी, इसमें भी एडी रहेगी, इसमें भी एडी रहेगी। हर एक जो है कोर का एक लिम्ब है, हर एक कोर का ब्लेड है, उसमें एडी रहेगी, लेकिन उसका पाथ जो होता है वो बहुत लंबा हो गया है और उसकी विड्थ जो है वो पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ गया है क्योंकि कोर की जो थिकनेस है वो कम होती हुई चली गई। इस टाइप में अपन जब कोर मटेरियल यूज करते हैं, कोर का रियल स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाऊं, तो इस टाइप में अपन कोर मटेरियल यूज करते हैं, इस टाइप में अपन कोर यूज करते हैं। तो यहाँ जो है इसको लेमिनेटेड करते हैं। ये कोर जो है सॉलिड पीस से नहीं बना, ब्लेड से बना है। ये ब्लेड्स हैं, एक के ऊपर एक ब्लेड रख के कोर बनाया जाता है। एक के ऊपर एक ब्लेड रख के कोर बनाया जाता है। तो ये कोर ब्लेड स्ट्रक्चर्ड होता है और इस पे वाइंडिंग की जाती है। ये प्राइमरी और ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है।
तो ये क्या हुआ कि यहाँ जो एडी प्रोड्यूस होती है वो ऐसे हो, एडी होने की बजाय इसमें ऐसे एडी होगी, तो एडी का पाथ जो है वो छोटा हो गया है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है एडी में। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से एडी लॉसेस कम हो जाता है। तो क्या करते हैं, कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेटेड जितनी छोटी इतनी पतली ब्लेड रखेंगे, थिन ब्लेड रखेंगे, उतने ही एडी करंट लॉसेस कम होता है। तो ये थिन जो है वो जो है नॉर्मली 0.35 mm टू 0.5 mm जो है थिकनेस रखते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। इससे कम जब थिकनेस रखेंगे तो कोर ब्लेड्स ब्रिटाइल होने लग जाती है, टूटने लग जाती हैं, और उससे क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस आता है जब ये ट्रांसफार्मर जो है वो ऑपरेट होता है, तो उसमें एक बार फ्लक्स यूं, एक बार फ्लक्स यूं, एक बार फ्लक्स यूं, एक बार फ्लक्स यूं, कोर मटेरियल उसका विरोध करता है। विरोध की वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप होते हैं। स्ट्रेस की वजह से वो हमिंग की आवाज करके हमिंग की आवाज करता है, ऐसे वाइब्रेट भी करता है। तो ये जो फोर्स जो होता है उसको विदस्टैंड करना चाहिए, अदरवाइज ये ब्लेड टूट जाएगी। टूट जाने से जो है बीच में एयर आ जाती है, एयर आने से उसके फ्लक्स कैरिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर मटेरियल ऐसे बनाया जाता है, तो उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। यदि हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो कोर यूज करने को अवॉइड करेंगे और कोर की जगह एयर कोर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो ये एडी करंट जो लॉसेस होता है, वो एडी करंट का जो फॉर्मूला होता है वो के ई एडी या के एच एफ स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वी वोल्टेज, वी नॉट द वोल्टेज, वी द वॉल्यूम इंटू टी द थिकनेस ऑफ द ब्लेड, टी स्क्वायर वी स्क्वायर। कहने वाले यदि ये सारे कंपोनेंट को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ तो कोर लॉस में दो कंपोनेंट आ जाते हैं। इसको जो है K1 बोल देता हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस को K1, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाता है, और इसको K2 बोल देता हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर डिपेंडेंट हो जाता है। एडी करंट लॉसेज जो होता है स्क्वायर प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, और हिस्टेरेसिस लॉसेज होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस दोनों में ये फैक्टर या ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को यूज करते हुए दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। कोर लॉस को यदि फ्रीक्वेंसी का भाग दे देता हूँ, कोर लॉस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाता है K1 प्लस K2 इंटू एफ। तो पर यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेट करें तो इसका यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इसका ग्राफ बनाना चाहें, तो आपको ये ग्राफ ऐसे मिलेगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, और इसके ऊपर ग्राफ ये बढ़ेगा ऐसे। ओके, तो इस टाइप से ये जो है ये K जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो K1 होगी, और इसके बाद में ये K2 इसका स्लोप होगा, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो है लॉस होगा F/F। ऐसे करके इन दोनों लॉसेस को जो कांस्टेंट आता है उसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है, और ऐसे करके अपन जो है वो लॉस निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और ये वेरिएशन वाला जो कंपोनेंट होता है वो एडी करंट लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस सेपरेटली। So this is about the RD and hysteresis losses somewhat. Otherwise इसके बारे में RD और hysteresis के बारे में डिटेल में मैग्नेटिक फ्लक्स का जब इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था अपन ने मशीन्स में, इंट्रोडक्शन और BH कर और हिस्टेरेसिस लॉसेस और मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो वहाँ पे भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोग वहाँ जाके इस लेक्चर को दोबारा से वहाँ देखें और BH कर और उसको समझने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर भी मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दी है, पुरानी चीज़ों को भी मैंने रिवाइज कर दिया है, और आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप डेफिनेटली इंजॉय करें और मेरे को कमेंट्स करें। यदि आपको कुछ भी जो है प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यू हो, कुछ भी जो है और समझनी हो, तो डेफिनेटली आप इंजॉय करें और मेरे को कमेंट करें। लेक्चर को एंजॉय करें, इसको लर्न करें और कमेंट्स करें। तो मैं आपके कमेंट्स को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं शीशरा मोला पिछले 23 ईयर्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को प्रैक्टिकल, थ्योरी और इन सभी चीज़ों के लिए टीच करता आ रहा हूँ। इवन फील्ड में भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली मेरे इस लेक्चर और नॉलेज से आप लोगों को गेन हुआ होगा और होगा, डेफिनेट होगा।
तो आप इसको एंजॉय करें, गेन करने की कोशिश करें। ये मेरी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज testseries.in भी अवेलेबल है, उससे अपने नॉलेज को चेक करें और नॉलेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।